दोस्तों अगर आपको एक चैंपियनशिप माइंडसेट के बारे में ज़्यादा जानना है, एक ओलंपियन के माइंडसेट, उनके दिमाग के बारे में ज़्यादा जानना है और हरियाणवी पावर और हरियाणवी मेंटालिटी के बारे में ज़्यादा जानना है, तो ये एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगेगा। साक्षी मलिक, इंडिया की प्राइड, इंडिया की शान आ चुकी है द रणवीर शो हिंदी पर। एन्जॉय। साक्षी मलिक जी, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक सवाल पहले आपसे करूँगा। ये मुझे आपसे बहुत ही सालों से पूछना था, जब से मैंने आपको ओलंपिक्स में देखा था तब से पूछना था कि हरियाणा से इतने एथलीट्स क्यों निकल कर आते हैं? हरियाणा में ऐसी स्पेशल चीज़ क्या है? ये समझा दो, मतलब आपके चाइल्डहुड के पर्सपेक्टिव से भी समझा दो, मेंटालिटी के पर्सपेक्टिव से भी समझा दो। सबसे पहले तो जैसे हरियाणा में बहुत पहले से मतलब कुश्ती होती थी। मैंने दादाजी को भी सुना था, देखा तो नहीं था। पापा जी जी। ने बताया था दादा दादा के परदादा कुश्ती करते थे। और गाँव में मैंने जब मुझे कुश्ती का नहीं समझ थी तो भी मैंने बहुत सारे दंगल्स होते देखे हैं। तो हरियाणा में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। कुश्ती, कबड्डी, तो बच्चे जो है वो ईज़िली करने वाला गेम है। मतलब गाँव में उसकी फैसिलिटी है, मिट्टी है तो वो कर पाते हैं। और दूसरा हरियाणा के खाने में इतनी ताकत है, दूध दही का खाना है, घर में खुद की गाय-भैंसें होती हैं। तो जब खुद का घर की दूध, घी मिलेगा तो बाज़ार के घी और दूध से तो कंपैरिज़न कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारे में इतनी ताकत हो जाती है कि घर में अभी भी मेरे घर में गाय हैं 2 तो मैं अभी भी घर का माँ के हाथ के निकाला हुआ दूध पीती हूँ। तो बस शुरू से ही है। मैंने भी सुना तभी से ही गाँव में कुश्तियाँ होती हैं और बच्चों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चला गया। और दूसरा जो है ताकत का खेल है और ताकत जो है वो हरियाणा के बच्चों में ज़्यादा है। मेनली कुश्ती, कबड्डी ऐसे खिलाड़ी निकल के आते हैं, बॉक्सिंग जो थोड़े ताकत के खेल हैं। बाकी और स्टेट्स से हैं जो और एथलीट्स निकलते हैं, एथलेटिक है। तो स्टेट्स का ही है, जैसे हरियाणा से आपने बताया कि हरियाणा से कुश्ती, कबड्डी इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अच्छा। मतलब जो फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स रहते हैं, हाँ। तो मतलब मैंने बचपन में जूडो किया है, वो भी एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट की तरह रहता है, वो कुश्ती की तरह रहता है। कुश्ती कुश्ती जैसा नहीं है हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, बट हाँ, मैं कुश्ती की तरह समझती रहता हूँ। है। हाँ, हाँ। तो आई फ़ील कि तब मेरा खुद का एक एडवांटेज स्ट्रेंथ हुआ करता हुँ, था। हुँ। तो जब आप वो हरियाणवी खाने को खाते हो, तो उसके बाद जो स्ट्रेंथ आपको फ़ील होती है, आपको एक्चुअली वो रेसलिंग मैच में फ़ील होती है कि आप अपने अपोनेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? ऐसे कुछ फ़ील होता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बाहर की कंट्रीज़ से अगर कंपैरिज़न किया जाए तो हम टेक्निकल वीक पड़ जाते हैं, लाइक टेक्निक्स हैं, काफ़ी सारी, लेकिन ताकत में है वो हम इंडियंस ज़्यादा पड़ते हैं, चाहे वो लड़कों में हो, चाहे वो लड़कियों में हो, चाहे मैंने ओलंपिक्स में अपनी मैचेज़ में देखा हो या अभी जो क्वालीफाई किए हैं लड़के-लड़कियाँ, तो हम ताकत में तो उनसे ज़्यादा हैं। वो यही कारण है हुँ। कि हमारे पास प्योरिटी है, खुद का खेत है, उनमें हम अपना खुद का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लगाते हैं और खुद का घी, दूध होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ताकत में तो हम ज़्यादा हैं उनसे। हुँ। और ताकत के लिए आप और क्या-क्या करते हो? मतलब आपका एक जिम रूटीन भी रहता है, आप आपकी एक्सरसाइज़ रूटीन के बारे में थोड़ा-सा बता दो? जैसे पूरे वीक में अलग-अलग टाइमिंग्स पे अलग-अलग ट्रेनिंग होता है, लाइक कभी तो मैट ट्रेनिंग होता है, कभी बाउट्स होती है, कभी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, कभी स्ट्रेंथ, तो कभी पावर। तो वो एक शेड्यूल होता है पूरा कि आज हमारा किस चीज़ का सेशन, आज हमें वेट ट्रेनिंग करनी है या आज हमें स्पीड पे काम करना है या आज हमारी जो टेक्निकल कमी है उन पे काम करना है, तो वो अलग-अलग सेशंस होते हैं। समटाइम्स स्टेडियम होता है कि हम लॉन्ग रनिंग करनी है आज। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। वो कंपटीशन के नज़दीक हम शेड्यूल दूसरा होता है और कंपटीशन जब दूर होता है तो पावर ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये ज़्यादा करते हैं। जब कंपटीशन नज़दीक होता है तो टेक्निकल ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग इन पे ज़्यादा काम करते हैं। साक्षी, जब आप इंडिया के लिए मेडल जीती थी, तो वो मैच जो मेडल वाली मैच थी, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और तब उसके उसके पहले की भी मेंटालिटी थोड़ी-सी बता दो हमें।
सबसे पहले तो ओलंपिक में जाना ही मेरा सपना था, क्योंकि जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो सिर्फ इतना पता था कि हाँ, मिट्टी अखाड़े में दंगल होते हैं, दादाजी ने कुश्ती की हुई है। कोई इतना बताने वाला नहीं था कि अब जीतोगे, इंटरनेशनल जाओगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कोई भी नहीं बताने वाला था। बस सुना था कि दादा ने कुश्ती की है, तो घर के पास स्टेडियम था और मैंने वहां जाना शुरू कर दिया और मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कुश्ती में। फिर 2-3 ही लड़कियां होती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप इंडिया में फर्स्ट आओगे तो आप हवाई जहाज में बैठ के दूसरी कंट्री में जा सकते हो। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा क्लिक की कि मुझे तो अभी हवाई जहाज में बैठना है कैसे भी करके। धीरे धीरे फिर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, पता चला कि हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन है, ओलंपिक्स है, जो एक एथलीट का सपना होता है इतने बड़े स्टेज पे जाके। तो जब से मुझे पता चला और 2008 में जैसे हमारे इंडिया में इंडिया के 2 कुश्ती में मेडल आए, सुशील पहलवान जी और योगेश्वर पहलवान जी का, तो फिर मुझे था भी तो तुझे भी जाना है और मेडल लेना है। जैसे ही मैंने 16 में क्वालिफाई किया और मैं ओलंपिक विलेज पहुंची, तो वो ही मेरे लिए एक बिग ड्रीम था। हम रात तकरीबन 2 बजे पहुंचे थे और मैं चारों तरफ घूम के देख रही हूँ कि मेरे साथ बबीता थी, विनेश थी, कि हम देख ओलंपिक विलेज में खड़े हैं, जो हमारा सपना था। मतलब हमें 12-12, 13-13 साल हो गए थे कुश्ती करते हुए और वो सपना फिर पूरा हो के हम ओलंपिक विलेज में हैं। हम 15-20 दिन पहले गए थे वहां पे। फिर जैसे ही मैच का दिन आता है या कंपटीशन का दिन आता है, तो बस शुरुआत से यही था। मेरे 5 मैचेस आने थे। शुरुआत से यही था कि हर एक मैच में अपना अच्छा करना है। मतलब मेरा पहला ओलंपिक्स था, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था, तो बस ये था कि अच्छा करना है, तुझे सब देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है, तो अच्छा करना है। उस टाइम ये था कि मुझे तो मतलब मेरे से किसी को उम्मीद नहीं थी। विनेश के थी उम्मीद, बबीता से थी उम्मीद। तो मुझे नहीं थी, मुझे था कि ठीक है, बस अपना बेस्ट करना है, तेरा सपना तुझे पूरा करने को मिल रहा है, तुझे ओलंपिक पोडियम पे खड़ा होना है। तो मैच बाय मैच आते गए और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, मैं जीतती चली गई। और फिर मेडल मैच आया, जब ये था कि अभी एक मैच है सिर्फ। मैं पूरा दिन का मैंने 4 मैचेस मैंने खेले थे और वो 5th मैच था मेरा, मेडल मैच। तो उस लड़की के साथ मेरी कभी उससे पहले मैच नहीं हुआ। तो बस ये था कि बस ये जो 6 मिनट है ना, ये तुझे 100% करना है। बस दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि तूने कितने 12 साल से तूने कितनी ज्यादा मेहनत की है, बस तुझे वही दिखाना है यहाँ पे। 12 साल तुझे कुश्ती के अलावा तुझे कुछ नहीं दिखता। जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो मैं जब सोती थी या शाम को रेस्ट के बाद उठती, तो मुझे सिर्फ रियो दिखाई देता था कि हाँ, मैं पोडियम पे खड़ी हूँ। मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं पोडियम पे हूँ, मेरे हाथ में फ्लैग है। तो एग्जैक्टली वही मेरे साथ बना, बिल्कुल सेम। अ, तो फिर बस मैच में चली गई और मैं लास्ट, वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन थी और मुझे ये था कि बस कैसे भी करके अपना 6 मिनट कोई भी गलती नहीं करनी। लेकिन मैं पहले हाफ में मैं लूज कर रही थी, उसके बाद भी मेरे पास काफी टाइम था। फिर मैंने कवर अप करना शुरू किया और लास्ट के 5 सेकंड में मैंने स्कोर किया और मैं जीत गई। तो मतलब वो फीलिंग तो मैं बता ही नहीं सकती। मैं कई बार वो पिक्चर्स आगे आती हैं, तो अभी भी मैं देखती हूँ कि सीरियसली वो कितना अच्छा टाइम था। काफी टाइम तो मुझे विश्वास करने में लग गया कि हाँ, तू ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है अभी। समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी जाहिर करूं या फिर इमोशनल। मतलब वो इतना मिक्स्ड अप फीलिंग था कि मतलब अभी तक का मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। और आई थिंक पूरे इंडिया को वो एक्सपीरियंस याद भी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मुझे भी याद है कि दूसरे रेस्लर्स से उम्मीदें थी, बट जब आप जीती, जिस तरह से आप स्माइल कर रही थी, मुझे तो लगा कि आपको खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लाइक आप जानती थी कि हाँ, मेडल तो जीतूंगे। ऐसे ऐसे मुझे लगा आपको देख के। यूं नहीं था कि एक तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं ओलंपिक में जा रही हूँ, मेडल तो आना ही आना है 100%, वो नहीं था। बस ये था कि अपना अच्छा करते जाना है। वो स्टेप बाय स्टेप वो मैं कुछ मैचेस जीतते चली गई और फिर एक ब्रॉन्ज मेडल मैच था। तो कॉन्फिडेंस तो उस टाइम तक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जब तूने इतने टफ मैचेस जीत लिए हैं, तो एक लास्ट मैच है मेडल के लिए, तो इसीलिए वो खुशी थी। उसके बाद आपकी लाइफ कैसे बदली? मुझे याद है कि एग्जैक्टली मेडल मिलने के बाद और ओलंपिक विलेज में मैं और उस टाइम जो कुलदीप सर मेरे कोच थे, हम 2-3 बजे विलेज में मतलब वॉकिंग करके आ रहे थे अपने रूम की तरफ। तो कुलदीप सर मुझे समझा रहे थे कि बेटा, अब तो ना ऐसे लाइफ बदल जाएगी। तू अभी एयरपोर्ट पे, अब घर जाएंगे ना इंडिया, तो मजबूत कपड़े पहन लेना। मैं बोली, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतना
वो जब तक उन्होंने ऐसे बोला, मैं सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोला देख लेना, अभी जाएँगे इंडिया तो तुझे पता चल जाएगा। तो फिर मैं जैसे ही इंडिया मैं लैंड हुई और मैंने देखा पूरा एयरपोर्ट, मतलब इतना भीड़, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है कि एक बार मेरे से हेलो कर लो, कोई मुझे यहाँ से खींच रहा है, तो मतलब इतना लाइफ चेंज हुआ, जो कुलदीप सर ने बताया था उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने मैंने देखा और मुझे फ़ील करने को मिला कि कितना ज़्यादा प्यार, सम्मान और रिस्पेक्ट जो है वो इंडिया ने मुझे दिया है एक मेडल के बाद, और लाइफ़ तो टोटली चेंज हो गई। अभी सोचती हूँ कि हाँ, पहले ऐसा टाइम भी था कि तू स्कूटी पे ट्रेनिंग करने जाती थी या साइकिल पे जाती थी, और अभी बिल्कुल चेंज हो गया। तो लाइफ़ में बहुत ओलंपिक मेडल ने मेरी लाइफ़ बहुत चेंज की है। कोई बुरा इफेक्ट हुआ है ओलंपिक मेडल का? हर एथलीट का एक गोल रहता है कि ओलंपिक मेडल जीतना, पर ये पूरे फेज से आपने कुछ ऐसी बुरी चीजें सीखी है, मतलब लोगों के बारे में, लोगों की ट्रीटमेंट कैसे चेंज हो जाती है? हाँ, ये सबसे पहला पॉइंट तो यही है। जैसे जब कुश्ती शुरू की थी तो सिर्फ मम्मी-पापा ने सपोर्ट किया था। जैसे अ मामा, मामी, वो नाना साइड वाली फैमिली, वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी कि लड़की है, क्या गेम खिला रहे हो? और मैं और मेरा एक बड़ा भाई है, कभी हम नाना के घर जाते थे ना, तो उससे तो सब इतना प्यार करते थे और मैं मुझको इतनी अजीब-सी नज़रों से देखते थे कि मुझे इतना वो फ़ील होता था कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है छुट्टियों में मामा के घर पे। तो मुझे बहुत मतलब अजीब-सा वो करते थे, मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। ओलंपिक्स के बाद मैं आई तो सब घर थे, कोई मेरे लिए गिफ्ट्स ला रहा है और इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। तो इतना मैंने उनमें देखा कि सीरियसली एक मेडल मतलब इतना कुछ चेंज कर सकता है, कि एक घर परिवार के आदमियों में बिहेव का इतना ज़्यादा फ़र्क, काफ़ी जगह रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लाइक मैं कभी कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ तो अभी कोचेज़ भी इतना अच्छा बिहेव करते हैं, और लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं, तो बहुत बहुत मतलब फ़र्क पड़ा है। अम, आपके लाइफ का सबसे बेस्ट दिन सभी लोगों को पता है कि जब आपने मेडल जीता, वो शायद आपकी लाइफ का बेस्ट डे था, पर आपकी लाइफ का वर्स्ट डे क्या था, पूरी लाइफ का, अब तक का? अब तक का सबसे वर्स्ट मैं बताती हूँ। जब मुझे पता चला कि ओलंपिक्स ऐसा स्टेज है जो हर एथलीट का सपना है, और जब मैंने कुश्ती को जीना शुरू कर दिया, मतलब पैशन बन गया था मेरा, कि मैं जब कुश्ती करने जाती थी ना, तो मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कुश्ती करने जाती हूँ। मुझे लगता है कि तू लिटरली भगवान के घर जा रही है। मैं कहीं और इतने अच्छे से तैयार होके ना जाऊँ, लेकिन ट्रेनिंग पे मैं प्रॉपर अपना बैग पैक प्रॉपर अच्छे से, अपने आप को नहाना-धोना प्रॉपर तरीके से, कि हाँ, अभी तू पूजा करने जा रही है। और जिस टाइम मैं ट्रेनिंग करती हूँ 2 घंटे, 3 घंटे, दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तो मुझे मानना है कि वो मेरे लिए मतलब पूजा के समान ही है, कि मेरा जब ध्यान ही कहीं और नहीं जाए, तो मुझे हमेशा लगता है कि हाँ, मेरा मेरा कर्म ही मेरी मतलब पूजा है। तो फिर मैंने कुश्ती को जीना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे नी में इंजरी हो गई, और मैं जेएसडब्ल्यू से स्पॉन्सर हूँ, तो उन्होंने रिहैब के लिए मुझे मुंबई भेज दिया, तो उनका रिहैब सेंटर मुंबई था। तो मैं वहाँ गई सिर्फ कि मैं 1 महीना रिहैब कर लूँगी अपनी नी का, लेकिन वहाँ डॉक्टर को मैंने दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा। तो उस टाइम ऑपरेशन का मतलब तो इतना बड़ा था कि अभी तो तेरा करियर ही खत्म हो गया, और मेरा करियर खत्म हो गया, अभी मैं क्या करूँगी? अभी कुश्ती होगी, नहीं होगी? दिन-रात इतनी मेहनत की थी और एक इंजरी ने जो है वो सपना तोड़ दिया। तो डॉक्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे फुटबॉलर्स हैं जिनका एसीएल बिल्कुल गया हुआ है, फिर भी फुटबॉल मैचेस खेलते हैं जिसमें नी का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो मुझे लिटरली 2 दिन लगे थे ये सोचने में कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ। डॉक्टर ने बोल दिया था अगर नहीं कराओगे तो वो सारा नी फिर खराब हो जाएगा। तो वो उस टाइम अ, वो कुछ महीने मतलब ऑपरेशन का टाइम और उसके बाद का 1 महीना मेरे लिए बहुत गंदा टाइम था, कि क्या पता मैं वापसी कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। मैं वापस से, जैसे उस टाइम मैं इंडिया में फर्स्ट आने लगी थी, मतलब अपने वेट कैटेगरी में मैं टॉप थी। तो मैं फर्स्ट आऊँगी या वापस से नहीं आऊँगी, मैं कुश्ती करियर कहीं मेरा खत्म तो नहीं हो गया। एक एथलीट के लिए ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कि कहीं उसका जो करियर है वो एंडिंग की तरफ जाता है ना, दिख एंडिंग की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है उसके लिए। तो वो मेरी सबसे बेकार टाइम था वो मेरे लिए। हम्म। आपको लगता है जब लोगों को इंजरीज होती है, स्पेशली जब एथलीट्स को इंजरीज होती है, तो वो इंजरी की रिकवरी पहले दिमाग में स्टार्ट होती है? जितना आप वो रिकवरी के बारे में सोचोगे, उतनी उतनी ज़्यादा फास्ट आपकी रिकवरी हो जाती है? आपने ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया? मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, मेरे 2-2 ऑपरेशन हुए हैं सेम नी का।
तो बिल्कुल दिमाग का बहुत ज़्यादा खेल है। अगर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली और मैंने सोचा कि आज तो यार कुछ नहीं हो पाएगा शाम को, तो वो लिटरली शरीर वैसा ही जवाब देता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये होता है कि हाँ, शाम को रेसलिंग मैचेज़ हैं इतने थकने के बाद और वो तो करने ही करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके का फिर वो शरीर ट्रेनिंग पे दिखता है। अ, सोचना कि हाँ, ठीक होगा और ताकत आ रही है डे बाय डे ताकत ताकत आ रही है, हम एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं। तो जितना हम दिमाग में सोचते हैं उतना सीरियसली फ़र्क पड़ता है, चाहे वो इंजरी में हो, चाहे वो पावर में हो, वो किसी भी चीज़ में हो, तो दिमाग का बहुत बड़ा रोल है एक एथलीट की लाइफ़ में। जैसे आपने विजुअलाइज़ेशन के बारे में बताया कि आप विजुअलाइज़ कर रही थी कि आपने हुँ, मेडल जीत लिया। हुँ, और कोई ऐसे हुँ, हुँ। मेंटालिटी ट्रिक्स है जो आपने सीखी है, मतलब एक प्रोफ़ेशनल बनने के बाद, एक प्रोफ़ेशनल रेसलर बनने के बाद, कुछ मेंटालिटी के बारे में आपने सीखा? खुद के बारे में या विनिंग मेंटालिटी के बारे में? ऐसे कुछ सीखा आपने? अ, बस मेरा तो मेन यही है कि जो मुझे चाहिए होता है, जो मुझे मतलब रियल में चाहिए होता है ना, उसको मैं सोचती हूँ, दिमाग में सोचती हूँ और वो मेरे लिए फिर होता है। मैंने बहुत बार ये फ़ील किया है, मैं कोई भी चीज़ अगर ऐसे सच्चे मन से या दिमाग में या उस एनर्जी के साथ सोचती हूँ ना, मैं द सीक्रेट को बहुत फ़ॉलो करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ होता है। मेरा तो लिटरली यही चलता है कि मैं चैंपियन मतलब वो बनने के लिए सिर्फ यही सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, कितना कौन-सा मेडल लेना है, तो मैं तो अपने सिर्फ यही करती हूँ। तो आपने जिस बुक को हाइलाइट किया, द सीक्रेट, और ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा समझा सकते हो कि आपने इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया है और इन चीज़ों को यूज़ करने का असली टेक्नीक क्या होता है? जिस तरह रेसलिंग में भी टेक्नीक होता है, उसी तरह आई फील लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन में भी एक टेक्नीक होता है। तो वो समझा दो। हाँ, मैंने जैसे जब मेरे हस्बैंड ने बताया था उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारी सिर्फ बातचीत होती थी, बोले कि तू ना ये देख ले और ये बहुत अच्छा है। तो मुझे ना वो बहुत इफ़ेक्ट किया। मतलब जो भी चीज़ें उसमें बताई गई थी ना वो मेरे साथ बहुत बार फ़ील हुई है। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी। मैं और मेरे भाई ना पेपर और पेंसिल लेके ना ड्रॉ करते थे कि हमारे पास ऐसा घर होना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली वैसा घर वो सीक्रेट देखने के बाद फिर मुझे दिमाग में आया, यार तू भी तो पेन और पेपर लेके ड्रॉ करती थी कि भाई के साथ मेरा ये वाला कमरा होगा, तेरा ये वाला कमरा होगा और एग्ज़ैक्टली आज हम उसी घर में हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ फ़ील हुई हैं। तो इसकी टेक्निक तो यही है कि वो सोचने के लिए आपको उतना वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अभी मुझे दोबारा ओलंपिक मेडल चाहिए तो मुझे उतना वर्क भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ़ सोचने भर से ही वो हो जाएगा, वैसा नहीं है। उसके लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अ अ, दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि हाँ, वो आप महसूस कर चुके हो, वो आपके पास ऑलरेडी है। वो खुशी आपको फ़ील करनी पड़ेगी जब अट्रैक्ट होगा कुछ भी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अभी भी मेरे साथ काफ़ी बार होता है, अगर मुझे बहुत कुछ चाहिए ना छोटी चीज़ और मेरे मन में आ गया, मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, यार मुझे तो ये चाहिए है। वो 1 से 2 दिन में हो जाती है। इतनी कई बार इतनी फूड की कोई क्रेविंग होती है कि मुझे वो वाला फूड खाना है यार कैसे भी करके, तो कुछ ना कुछ करके वो हो ही जाता है। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो ओलंपिक्स का था। जब मैं क्वालीफाई करके जब मैं ट्रेनिंग करती थी ना, तो मेरे पास डायरी थी और मैं उसमें अपना लिखती थी कि आज मैंने क्या-क्या ट्रेनिंग किया। फिर थोड़ा फ्री टाइम हो जाता तो मैं पोडियम बना लेती और ओलंपिक का एक मुझे याद है कि मुझे पता भी नहीं था कि ओलंपिक का एक्रेडिटेशन कार्ड कैसा होता है। मैंने वो भी उस डायरी में बना दिया। तो वो सारी चीज़ मेरे साथ हुई, मैं पोडियम पे भी खड़ी हूँ, मेडल भी है मेरे हाथ में, फ्लैग भी है। तो मैंने सच्चे मन से किया, सोचा और फिर मेरे साथ वो हुआ रियल लाइफ़ में। पता है जिस तरह से आप सुशील कुमार जी या योगेश्वर जी की बातें कर रहे हो, आप ये जानते हो कि लोग आपकी भी बातें ऐसे करते हैं? मतलब कहते हैं कि मुझे बड़े होकर साक्षी मलिक जैसे बनना है। नहीं, तो ये इस चीज़ के बारे में आप कभी सोचते हो? हाँ, अब तो ऑब्वियस है कि मेरे बारे में भी करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मेरे आगे आते हैं। पेरेंट्स आते हैं अपनी बच्ची बच्ची को लेके, बेटे को तो सब छोड़ देते हैं कुश्ती में कि हमें आप जैसा बनाना है, आपने क्या खाया, आपने कैसे इतना ऊँचे लेवल तक गए आप। तो एग्ज़ाम्पल सामने आते हैं कि पेरेंट्स जब ये बोल दें कि मेरी बेटी आप जैसी बने तो वो मेरे लिए मतलब मैं आप सोच भी नहीं सकते कि वो मेरे लिए कितनी प्राउड की बात है कि एक पेरेंट अपनी बच्ची को बोल रहा है कि वो आप जैसा बनना चाहती है। तो सीरियसली बहुत प्राउड की बात है मेरे लिए। साक्षी, आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? जो मतलब यंग गर्ल्स हैं, नॉट जस्ट वो लोग जो रेसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरली इंडिया के सब यंग गर्ल्स को क्या कहना चाहोगी? सबसे पहले तो ना मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि जैसा
वही बात है कि एक हस्बैंड एक वाइफ इक्वल टू हर हस्बैंड और सिस्टर इक्वल टू हर ब्रदर। तो वही बात है कि मैं उन पेरेंट्स को समझाना चाहूंगी कि लड़का लड़की में फर्क ना करें, कि अब बेटे को तो जो भी वो चाहता है, कुश्ती या दूसरे कहीं स्टेट में जाके कुछ करना चाहता है, उसको तो फ्रीली आप छोड़ देते हो, लेकिन लड़कियों के साथ नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी लड़कियों का सपोर्ट करो, और यंग गर्ल्स को कहना चाहूंगी कि आप भी अपना जो भी चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आप खुल के अपने पेरेंट्स को बोलो। और जो भी आपके ड्रीम्स है उनको आप कभी भी दबने मत दो, पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे। और जो भी अचीव करना चाहते हो वो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि रेसलिंग मेरे लिए मतलब बिल्कुल पैशन है, कि मैं पूजा करती हूँ लिटरली रेसलिंग की। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, अगर आप अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर आप उसके लिए काम करोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो, कुछ भी हो, आप अगर सच्चे दिल से कोई भी काम करोगे ना, तो आप 100% अचीव कर सकते हो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि दुनिया कुछ ना कहे, हम फ्रीली कहीं भी रात को दिन में बाहर आ जा सकते हो आप। तो उसके लिए आप अपने आप को फिट रखो, एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, वो बहुत जरूरी है हर एक लड़की के लिए। आप भी योगा करते हो आज भी? आफ्टर ट्रेनिंग तो थोड़ा बहुत, जैसे प्राणायाम कर लिया, और ऑफ डेज जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा दूर है तो एक आधा सेशन योगा का निकाल लिया। बाकी कंपटीशन नजदीक है तो रिकवरी ट्रेनिंग वो ज्यादा चलता है फिर। आप मेडिटेशन भी करते हो? हाँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा जैसे डिस्टर्ब हो जाती हूँ, लाइक मैं चीज हार रही हूँ, जो सोच रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आराम से बैठती हूँ, शांति से सोचती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, और शांत बैठती हूँ, मेडिटेट करती हूँ कि माइंड थोड़ा शांत हो जाए। तो करती हूँ मैं, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, जब थोड़ा सा दिमाग हैवी लगता है, और तो मैं कर लेती हूँ। मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं है कि मेडिटेशन करना ही करना है। साक्षी, मैंने आपका एक वीरेंद्र सहवाग के साथ एक इंटरव्यू देखा था। हाँ जी। उसमें आपने कहा कि आपका एडवांटेज आपका स्थिर दिमाग है, कि आपका एक हम्म। बहुत शांत दिमाग है। हाँ और हाँ फिर आपने कहा कि ये आपका डिसएडवांटेज भी है। हाँ हाँ हाँ। पर वो जो जैसे आपने कहा कि ये आपका एडवांटेज है, कि आपको लगता है इस एडवांटेज की वजह से आप एक्चुअली मेडल जीते हो, क्योंकि आप बहुत शांत हो। हम्म। हाँ, ये बात लगता है। मैं मानती हूँ कि ना, सिर्फ मेहनत, कुश्ती या दिन रात मेहनत से ही मेडल नहीं मिलता। मेडल के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। शांत दिमाग, डिसिप्लिन, क्या आप खा रहे हो, रेस्ट, दूसरे का आप कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। वो मेरे लिए बहुत मतलब लगता है कि ये नहीं है कि मैं मेहनत कर लूं पूरा 2-3 घंटा, उसके बाद तो मैं बाहर का घूम लूं, मूवीज देख लूं, डिसिप्लिन में ना रहूं, तो मेडल नहीं मिलता। चाहे मेरे बराबर का कोई दूसरा मेहनत करता है, लेकिन एक अच्छे मेडल के लिए ना बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ती है। तो ये बिल्कुल मेरा तो बहुत मानना है कि मेरा शांत दिमाग था। मैंने कभी किसी को, जैसे मेरा ना बहुत सॉफ्ट नेचर है, मैं कभी किसी को मतलब उल्टा बोल देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार, नहीं मतलब गिल्ट रह जाता है, सॉरी फील कर लेती हूँ, और बोलती ही नहीं हूँ। सबसे पहला तो लगता है कि जैसे अगले का दिल दुख जाएगा, यार रहने दे। तो वो शांत दिमाग, और लगता है कि इतनी सारी ब्लेसिंग साथ थी कि अच्छा बिहेव है, अच्छी लड़की है। तो ये मैं सोचती हूँ शायद ये छोटी छोटी चीजें जुड़ी हैं, इसीलिए तेरा शायद मेडल आया, क्योंकि डिजर्विंग तो ज्यादा और भी थे। हर छोटी छोटी चीजें जुड़ के ही बहुत बड़ा मतलब सब कुछ बनता है। जैसे आपने वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात किया, लॉ हम्म ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया, आई फील कि हम्म उसमें हम्म आपका जो कर्मा होता है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसा कि हम्म आप कह रहे हो, हम्म। आपके ओवरऑल लाइफ में आप किस तरह से लोगों को से ट्रीट बात कर रहे करते हो, किस तरह हैं, से लोगों को हाँ। ट्रीट कर रहे हो। मैं तो मानती हूँ ये, अगर मैंने किसी को आज, जैसे किसी का दिल दुखाया है ना, तो मुझे लगता है कि बेटे रेडी हो जा, अपने लिए भी तू तो तेरा भी कहीं ना कहीं दिल हम्म। दुखने वाला है, तो तू रेडी रह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम ये ऐसी चीजें करूँ कि मेरे ऊपर वापस पड़े। तो मैं कर्मा को भी बहुत ज्यादा मानती उस इंटरव्यू में हूँ। सहवाग सर के साथ आपने एक और चीज़ कही, कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ती हो, वो सिर्फ एक ही वजह से होता है कि कभी कभी उनका डिसिप्लिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर आपका डिसिप्लिन एकदम नॉर्मल ही रहता है, जैसे था वैसा ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिसिप्लिन के बारे में आपने क्या सीखा है लाइफ में, क्योंकि डिसिप्लिन हर फील्ड में अप्लाई होता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एथलीट्स के लिए अप्लाई होता है, डिसिप्लिन हर हाँ, फील्ड में आपको आगे लेके जाएगा। तो हर डिसिप्लिन के बारे में आपने क्या बिल्कुल। सीखा है?
बिल्कुल हर फील्ड में डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, और सीखा तो यही है, अगर मैंने इतने डिसिप्लिन रह के मेडल जीता है तो सबसे पहली बात तो यही है कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। घर वाले मुझे किसी शादी या किसी घर बिल्कुल मतलब मौसी मामा आपके बेटे की बेटी की शादी में ले जाते ना, तो मैं रोने लग जाती थी कि मुझे 4 बजे शाम को ट्रेनिंग टाइम पे पहुंचना है कैसे भी करके। तो बस ये था कि मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहती, मतलब चाहे वो तो 1-2 मिनट में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, कि नहीं लेट नहीं होना। और दूसरी थिंग ना, मेरी नई-नई 2014 में रेलवेज़ में जॉब लगी थी, और उस टाइम पे मतलब मेडल इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे रेलवे में जाके आना पड़ता था, दिल्ली में रोहतक रहती हूँ। तो मैं अपने भाई को बोलती थी कि कैसे भी कर ले, फ़ास्ट चला ले, कैसे भी कर ले, मुझे ट्रेनिंग टाइम पे बिल्कुल टाइम पे पहुँचना है। तो बिल्कुल मेरा यही मानना है कि डिसिप्लिन होगा तो ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन इज़ मस्ट किसी भी फील्ड में। हम्म, अ, इस कॉन्वर्सेशन से मुझे यही पता चल रहा है कि अगर किसी को मेडल जीतना है वो पूरे एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से हाँ, होता है, बिल्कुल और मेरा उन तो यही सारे मानना है। फैक्टर्स पर बहुत हुँ, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है फिर। हाँ जी। अ, अ, साक्षी, तो ये हमारा फाइनल सेक्शन है, ये हुँ, ट्विटरवर्स सेक्शन है जहाँ हुँ, फैन क्वेश्चंस भेजे गए हमें। ओके। तो वही फैन क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। अम, ओके, पहला क्वेश्चन मनीष पांडे सर का है। हुँ, हुँ, मनीष पांडे भाई आज पूछते हैं कि आपने फेलियर्स से क्या सीखा है, क्योंकि मेडल जीतने से पहले आपने काफ़ी फेलियर्स का सामना शायद किया हुँ, होगा, हुँ, तो उन हुँ, हुँ, हुँ। फेलियर्स से सीखा क्या है आपने। एक और एडिशनल क्वेश्चन है कि दोनों ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड फेलियर्स के बारे में बता दो, मतलब इन द रिंग एंड ऑफ द रिंग। फेलियर से सबसे पहले तो यही सीखा है कि जैसे मैं पहले भी हारती थी, अभी भी हार जाती हूँ। एक एथलीट की लाइफ में ऐसा चलता रहता है, लेकिन ना उससे ये है कि उससे कभी डिसअपॉइंट मत हो कि ओ तू तो हार गई। एक एथलीट की लाइफ में ऐसा चलता रहता है कि कभी जीतोगे, कभी हार जाओगे, फिर कभी और अच्छा परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कभी भी अगर थोड़ा मोटा फेलियर आ जाए तो कभी भी डिसअपॉइंट मत हो, और दुगनी ताकत से, दुगनी स्ट्रेंथ से खड़े हो जाओ और देखो कि आपने फेल हुए क्यों आप, क्या मिस्टेक्स है उन पे वर्क करो, और वापस से खड़े हो जाओ दोबारा दुगनी ताकत के साथ। और ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड फेलियर, ऑफ फील्ड तो अभी कोई ऐसा फेलियर नहीं है, लेकिन मैं मैट का ही बता सकती हूँ यार, रेसलिंग का ही बता सकती हूँ कि बस थोड़ा 1-2 दिन के लिए होता है कि हाँ तू वो कंपटीशन में हार गई, मेडल आ सकता था। एशियन गेम्स में मेरा मेडल बिल्कुल 2 सेकंड से रहा था। 1-2 दिन लगता है, लेकिन उसके बाद ये है कि शायद ये तेरा किस्मत में नहीं था। अच्छा, क्या पता इससे बेटर भगवान ने कुछ लिखा हो, क्या पता इससे बेटर कुछ हो, तो वही पॉजिटिव थिंग सोच के मैं आगे बढ़ जाती हूँ कि अगर छोटी थिंग ये है तो क्या पता बहुत अच्छा तेरे लिए सोचा हो, तो और ज़्यादा पॉजिटिव होके मैं फिर अपने काम की तरफ लग जाती हूँ। अमेजिंग। मतलब पॉजिटिविटी बनाए रखो बेसिकली, फेलियर के बाद हाँ, भी। हाँ, जी। उसी उसी तरह जब आप जीतते हो, तो आपको लगता है कि कोई-कोई लोग जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? हाँ, बहुत सारे मैंने मैं नाम तो क्या, पर मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि बहुत मेडल आने के बाद या बहुत ईगो में आ जाते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, जबकि उनमें और बहुत ज़्यादा टैलेंट है। कितना ही भी ज़्यादा मेडल्स लेने का, जीतने का, लेकिन क्या है फिर वो जो नेम एंड फेम है ना, वो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि अभी ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, दूसरे के ऊपर अपना हुक्म चलाने लग जाते हैं। मेरे आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ओनली रेसलिंग में नहीं, काफ़ी और चीज़ों में भी मैंने देखा है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टे काम, फ़ोकस और वो रहोगे ना, तो आप मतलब और ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और मतलब बस यही है मेन कि कितना ही भी कुछ अचीव हो जाए, हम हैं तो इंसान ही ना। लास्ट टाइम में वही बात है कि पहले योगेश्वर पहलवान जी को ज़्यादा पूछते थे उस टाइम पे, अभी मुझे पूछते हैं, आगे और ज़्यादा मेडल्स आएँगे, अभी ओलंपिक्स में और आएँगे, फिर उनको पूछने लग जाएँगे। तो ये चलता रहेगा। अ, फिर उनके बाद हुँ। कोई और आएगा, लेकिन लास्ट में तो एक इंसान ही रह जाता है कि हाँ, वो था, वो एक अच्छा इंसान था। तो वो कहलवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाए कि वो मेडलिस्ट था, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था। एक इंसान ही लास्ट में रह जाता है। एथलीट्स तो आते हैं, जाते हैं, अ, आते-जाते रहते हैं, और हम तो अभी वही बात है, हमसे और जूनियर्स हैं, बहुत मेडल्स लेने वाले आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। इस ओलंपिक्स में भी रेसलिंग में बहुत ज़्यादा मेडल्स आएँगे। तो ये चलता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक अच्छा इंसान होना। हुँ।
लोग कहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों से बात करोगे, लोगों के दिल में वही चीज़ें बैठ बस जाती जाती है, हैं। हाँ जी। मतलब अम, ओके, साक्षी, शुभम का सवाल है, हाउ कैन इंडिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर मेडल्स? मतलब अगर और भी ज़्यादा मेडल्स प्रोड्यूस करने हैं, मेडल विनिंग एथलीट्स को प्रोड्यूस करना है, तो स्पोर्ट्स में हुँ। कैसे बदलाव आने चाहिए? स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब एथलीट्स की हेल्प कैसे कर अ, सकता है इंडिया? हुँ। बहुत ज़्यादा जैसे मैं अपने टाइम से और देखूँ और अब के टाइम में तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेरे टाइम में तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अभी तो खेलो इंडिया है या पर मंथ जिनका नेशनल में मेडल है या स्टेट में मेडल है उनको गवर्नमेंट एक एकेडमी में बनाती है, उनको पर मंथ कुछ देती है जिनसे वो अपना जो नीड है वो पूरी कर सकें और खेलो इंडिया जैसे स्टेज बनाया। मुझे आज भी याद है मैं खेलो इंडिया देख रही थी टीवी पे और मैंने देखा कि छोटे से बच्चों को अभी से पहले कितना अच्छा स्टेज मिला हुआ है। हम हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, नॉर्मल सा किसी स्टेडियम में रेसलिंग मैट लगा दिया और चलो भाई लड़ो कुश्ती और वो रेस एसी हॉल में अभी उनको मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ रही है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, अवार्ड्स दे रही है, छोटे-छोटे मेडल्स पे अवार्ड्स दे रही है, गौर जॉब्स दे रही है, तो ये धीरे-धीरे फ़र्क पड़ रहा है और ज़्यादा मेडल प्रोवाइड करने के लिए अभी है ना, वो है ग्रास रूट पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहरों से तो अभी भी बच्चे निकल जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट जैसे गाँव में है, जैसे मेरे गाँव में है, मैं जाती हूँ तो स्टेडियम में कोई भी फैसिलिटी नहीं है मतलब मैं चाहती हूँ कि एक स्टेडियम हो जिसमें मेन-मेन 3-4 तो गेम प्रॉपर हो, जिनके प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, कि पेरेंट्स जो हैं, लड़कियाँ जो गाँव की हैं, वो वहाँ जाके खेल सकें, जो भी जिस भी उनका गेम में इंटरेस्ट हो वो कर सके। वो शहर तो आ नहीं सकती हैं, अभी गाँव से रोहतक या कहीं भी वो जाके ट्रेनिंग तो कर नहीं सकती हैं डेली-डेली। तो मैं चाहूँगी मैं कभी भी कहीं और भी बात होती है तो मैं यही बताती हूँ कि ना सबसे पहले तो ना गाँव ग्रास रूट पे वर्क करना शुरू करो कि गाँव के बच्चे गाँव में ही खेलना कूदना शुरू करें और फिर धीरे-धीरे उनको सीखना आ जाएगा तो फिर अचीवमेंट्स आएँगी और वो फिर आगे लेवल पे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है इंडिया और भी मेडल्स जीतेगा अभी? इस ओलंपिक्स में या बिल्कुल अगले ओलंपिक्स में? जैसे जैसे अभी 16 में सिर्फ 2 मेडल थे और अभी मुझे लगता है कि रेसलिंग में ही कम से कम 2-3 मेडल होंगे। रेसलिंग में ही। और गेम हुँ। बहुत मेडल आने वाले हैं अब की बार क्योंकि जितना फ़र्क मैंने देखा है टॉप स्कीम बनाई है गवर्नमेंट ने कि जो टॉप के एथलीट्स हैं, उनके ऊपर वर्क करना, उनको जो चाहिए है बाहर ट्रेनिंग करनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हुई हैं जिनसे एथलीट्स को फ़ायदा मिल रहा है, वो बाहर ट्रेनिंग करने जा सकते हैं, जो भी उन्हें चाहिए। उनको कोचेज़ चाहिए, फिजियो चाहिए, इंजरी हो जाती है। तो इंजरी के पहले तो हमें पता नहीं था कि इंजरी हो जाती है तो कैसे ठीक करना है, अभी तो प्रॉपर फिजियो है, हाइली क्वालिफाइड तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है और अब की बार आप देखना कि बहुत ज़्यादा मेडल्स आएँगे। लवली। अम, ओके, अगला सवाल है संदेश का। संदेश पूछते हैं कि एक मैच से पहला जो दिन रहता है, एक मैच के पहले जो 1 दिन रहता है, आप उस दिन हुँ। कुछ स्पेसिफिकली करते हो मेंटालिटी के लिए कि उस दिन भी आपका डिसिप्लिन वैसा ही रहता है, आप रूटीन फॉलो करते हो? अ, रूटीन नॉर्मल रूटीन अगर कुछ चेंज करेंगे ना, तो फिर सब कुछ ही चेंज होगा लाइक फूड में या वर्कआउट में या शेड्यूल में कुछ भी अगर चेंज किया ना, तो फिर वो पूरा ही दिमाग से चेंज हो जाएगा। लेकिन कुश्ती से कुश्ती के दिन तक हम सेम चीज़ फ़ॉलो करते हैं। जैसे आज मेरी कुश्ती नहीं है, आज मुझे सिर्फ़ ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो 6 बजे उठना है, बैग पैक करना है, चले जाना है। अगले दिन कुश्ती है, तो भी सेम ही है। सेम सोना है, उठना है, बैग पैक करना है, चले जाना है। नॉर्मल दिन की तरह, यूँ नहीं कि कुछ स्पेशल करेंगे। बस अपने आप को काम डाउन रख के कि हाँ, नॉर्मल दिन की तरह ही ट्रेनिंग पे जा रहे हैं या मैचेज़ के लिए जा रहे हैं और उतना अच्छा परफ़ॉर्म करना है। ये घबराहट नहीं लेनी है कि हाँ, आज तो कॉम्पिटिशन का दिन है, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से चले जाओ। नहीं, काम डाउन, जैसे हो वैसे ही रहो, शांत। इतनी ज़्यादा जो ट्रेनिंग की हुई है, उस पे अपने पे बिलीव करो कि आप अच्छा कर सकते हो। तो 1 दिन पहले कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है। नॉर्मल डेज़ की तरह रहते हैं और बस सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा घबराहट रहती है जब तक वो दिन नहीं आ जाता। 1-2 दिन पहले वो घबराहट होती है परसों तो कुश्तियाँ हैं, परसों तो मेडल मैचेस होने वाले हैं, तो वो होता है थोड़ा बहुत लेकिन वो काम डाउन अपना वर्क करके और फिर अपना ध्यान फ़ोकस रह के फिर वही चीज़ सोचते हैं कि हाँ, कैसे करना है।
साक्षी, आपके डाइट के बारे में आप बता सकते हो कि आप क्या-क्या खाते हो और मतलब कंपटीशन के दौरान आप क्या खाते हो? आई एम श्योर कि आपका एक ऑन सीज़न डाइट और ऑफ सीज़न डाइट रहेगा, तो आप डाइट के बारे में थोड़ा समझा सकते हो? कि कंपटीशन के नजदीक का मैं बताती हूँ। जैसे मैं 62 केजी में खेलती हूँ और मेरा अराउंड 65-66 केजी वेट रहता है। तो कंपटीशन के 15-20 दिन पहले तो सबसे पहले तो नो शुगर, नो कार्ब्स और सिर्फ उबला हुआ एग्स, दाल, सलाद ये सब हम खाते हैं कि हमारा वेट कट हो जाए। और लास्ट के 1-2 दिन तो शायद हमें पानी भी जैसे सोच के पीना पड़ता है कि इतना पिएँगे तो इतना वेट बढ़ जाएगा। तो वो थोड़ा स्ट्रगलिंग भी होता है। जैसे आप पूछे थे 1 दिन पहले वो ज़्यादा शांत हो जाते हैं हमें, क्योंकि कुछ प्रॉपर खाने-पीने को नहीं मिलता, अगले दिन वेट भी दिखाना होता है हमें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा शांत होके लेटे रहते हैं कि ट्रेनिंग की लेट जाओ, हाँ, क्योंकि पूरा प्रॉपर 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा फूड कट करना पड़ता है, वाटर कट करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर वेट हमको दिखाना पड़ता है। तो वो तो होगी कंपटीशन के नज़दीकी डाइट, लेकिन ऑफ कंपटीशन जैसे अभी कोई कंपटीशन नहीं है तो कुछ भी खा सकते हैं, दूध, घी, शेक्स। तो डिफरेंट है, जैसे आपको भी पता है कि अभी तो प्रॉपर रोटी भी खा सकते हैं, घी लगा के भी रोटी खा सकते हैं, लेकिन बाहर का नहीं मैं इतना खाती हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉपर फूड खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रोटी, दाल, जो भी आपका मन करे। कंपटीशन के नज़दीक है, सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा दलिया खा लिया, ओट्स खा लिए, दिन में सलाद खा ली, शाम को थोड़ी दाल खा ली, फिर वो चेंज हो जाता है पूरा। और वैसे अलग से फूड सप्लीमेंट्स में है, प्रोटीन ले लिया, विटामिन्स ले लिए, कैल्शियम, जो ये मेन थिंग्स हैं, वो फिर एडिशनल है। आप प्रोटीन शेक लेते हो वैसे नॉर्मली? हाँ, दोनों टाइम। हाँ, वो मस्ट है, ओके। क्योंकि फूड के थ्रू इतना नहीं जा पाता, तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एडिशनल प्रोटीन लेते हैं। और आप आपको डेफ़िनिटली उसके फ़ायदे दिखे, प्रोटीन शेक के फ़ायदे दिखे आपके गेम में? अ, मुझसे ना ये क्वेश्चन सब पूछते हैं, हस्बैंड भी, जैसे कईयों को ना बहुत इजीली फर्क दिख जाता है, हाँ यार मैंने प्रोटीन पिया, मुझे रिकवरी लग रही है। मुझे ऐसा फील नहीं होता, बस मुझे ये है कि हाँ, ये पीने से अच्छा होगा। मतलब ऐसे प्रॉपर्ली कभी फील नहीं किया है कि प्रोटीन पिया और ऐसे ताकत फील हुई है। ठीक है, वो कभी से चलता आ रहा है कि प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना चाहिए, तो मैं लेती हूँ। मतलब इतना एकदम से ऐसा फ़र्क फ़ील नहीं होता कि मैं सबको रिकमेंड करूँ कि आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लो, वो पाउडर प्रोटीन लो, नहीं। आप हाँ, प्रॉपर खाने से भी आप अपना पूरा प्रोटीन ले सकते हो। तो मैं लेती हूँ, क्योंकि हमारा वर्कआउट ज़्यादा होता है और कमी ना हो जाए बॉडी में, तो इससे। मतलब जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं वो बाकी के सप्लीमेंट्स में कुछ लेते हैं, ऐसे क्रिएटिन या बीसीडब्ल्यू ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ होता है? हाँ, बीसीएए मैं भी लेती हूँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो बीसीए ले लिया, उसमें अमीनो एसिड्स हैं, वो हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो चलता है बीच में। प्रोटीन जैसे आफ्टर बीसीएए, ये बीच में, कि साथ के साथ रिकवरी होती रहे। गिरीश शेडगे पूछते हैं, कुछ ऐसी एक चीज़ थी जिसने आपको आपके डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा? और आपके डिस्ट्रैक्शंस के बारे में भी थोड़ा समझा दो कि जब आप एक टीनेजर थी तब कोई डिस्ट्रैक्शंस थे या आप एकदम फुल फोकस के साथ कुश्ती में ही फोकस करते थे? सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि सबसे पहले तो कुश्ती से इतना प्यार हो गया था कि उसके अलावा तो कुछ इतना यूँ नहीं लगता था कि हाँ, अगर ये नहीं किया तो मेरा मन दुखता था, नहीं। मुझे दोनों टाइम की अच्छी ट्रेनिंग हो जाती थी, तो मेरा मन ही खुश हो जाता था। कभी-कभी वही बात है कि हम भी इंसान हैं, जैसे भाई है, मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, वो कभी कुछ ने उसने फास्ट फूड मँगवा लिया है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ जा रहा है, तो मुझे भी यूँ लगता था कि यार तू भी जा सकती थी। लेकिन फिर नहीं, फिर जब वो मेडल मिलता है ना, तो उसके आगे वो सारी चीज़ बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरी लाइफ में इतना कुछ, लेकिन कभी थोड़ा बहुत मन ऐसे चंचल हो जाता था, तो बस यही था, नहीं, अपना फ़ोकस, वो मेडल की खुशी इज़ द बेस्ट खुशी, तो ट्रेनिंग ही करते रहो। मतलब अगर आप अपना दिमाग एंड गोल पर रखोगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, मोटिवेशन ऐसे ही आ जाती है। अम, बिल्कुल। ओके। आशीष कुमार एक बहुत ही अलग टाइप का सवाल पूछते हैं। हुँ, हुँ, कोई-कोई लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं वो उनकी बुद्धि शायद थोड़ी-सी कम होती है, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या आपने भी इस चीज़ का सामना हुँ। किया है? और आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि कुश्ती एक बहुत ही इंटेलिजेंस और ब्रेन्स वाली गेम होती है। तो बिल्कुल, आप क्या बिल्कुल। कहना चाहोगे इस
इसके बारे में? बहुत बहुत सामना करना पड़ा इस चीज़ का। तो सुनने में आता था कि जो पहलवान है इसका तो दिमाग ही नहीं है, इसका तो घुटनों में दिमाग है। जैसे मैंने बोला कि जो अदर फैमिली मेंबर्स थे वो भी सपोर्ट नहीं करते थे कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है, इसमें तो यही नहीं है, हमेशा डीमोटिवेट। लेकिन मैं बता दूं कि कुश्ती ऐसा खेल है कि सेकंड के हिसाब से हमें एक्शन करना पड़ता है कि अगर हमने यहाँ डिफेंस नहीं किया तो अपोनेंट का पॉइंट हो जाएगा, और अगर हमने यहाँ अपना अटैक नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसे ही डिसीजंस हैं जो हमें सेकंड के हिस्से में लेने पड़ते हैं। तो एक कुश्ती ही ऐसा खेल है जिसमें हर चीज यूज होती है, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, मतलब सभी चीज चाहिए। यूं नहीं है कि अब हम स्पीड की नहीं करेंगे तो चल जाएगा, पावर की नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हर एक चीज जरूरी है। इवन मेंटल ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी है कि हम शांत रहें और कैसे हम अपनी कुश्ती को अपना 100% दे सकते हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, कैसे एक सेकंड के हिस्से में हमें डिफेंस करना है, अटैक करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल गलत बात है ये जो ये लोग कहते हैं कि पहलवान है इसमें तो दिमाग ही नहीं है। क्यों कहते हैं लोग ऐसे? मतलब आपको मुझे तो लगता है कि जलन की वजह से लोग कहते हैं। जलन की वजह से तो कहते हैं कि कर मेडल्स आते हैं, लेकिन ये चीज ना मुझे भी कभी समझ में नहीं आई। जैसे मैंने शुरू की ना तो मेरी मम्मी ने भी ये बात बोली थी कि ये सब ऐसे बोलते हैं कि पहलवान के तो दिमाग ही नहीं होता, घुटनों में दिमाग होता है। तेरे पापा का एक दोस्त था वो भी पहलवानी करता था, सब उसको बोलते थे कि इसमें दिमाग नहीं है। मम्मी को बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब ऐसा क्यों हम्म। चलता आ रहा है ये कि पहलवान में दिमाग नहीं है। मुझे सीरियसली ये लॉजिक अभी तक नहीं पता चला कि किसने ये बात उठाई है कि पहलवान के दिमाग नहीं होता। तो मेरे लिए ये बहुत मतलब हम्म। डिसअपॉइंट करने वाली बात है अगर कोई बात ऐसे बोलता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर इस चीज में। आई डोंट थिंक कि मतलब एटलीस्ट पिछले 5-10 सालों में इतने मेडल्स जीतने के बाद लोग ऐसी चीजें कह रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा कम हो गया कि हाँ, लोग नहीं ऐसी अभी चीजें तो कम नहीं कह रहे हैं। हाँ, अभी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत। सोच में भी लड़कियां भी आ हम्म। रही हैं, कुछ में बहुत फर्क है। हम्म। और उसकी एक वजह आप हो, क्योंकि आपने जब आई फील कि आपने जी बहुत एक गेम चेंजिंग मेडल जीता। वो सिर्फ आपके लिए जी एक जी। मेडल नहीं था, वो जितनी भी इंडियन हाँ लड़कियां हैं उनके लिए आपने मेडल जीता। हाँ जी। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मैं भी आपसे यही सवाल पूछने हम्म वाला था, बट आई एम हैप्पी कि किसी और ने पूछ लिया। अविनाश भाई पूछते हैं, जो एकदम इम्पोर्टेंट सिचुएशन है, क्रूशियल सिचुएशन है, मान लो आप मैच हम्म हार रहे हो, जैसे आपने वो मेडल हम्म वाली मैच के बारे में बात करी, हम्म तो तब जो हम्म प्रेशर आपको फील होता है, या मान लो आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, उसके पहले जो हम्म। प्रेशर फील होता है, उस प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हो जब आप मतलब ऑलमोस्ट हार रहे हो या हारने वाले हो, और फिर वहां से कैसे जीतते हो? जैसे मैच से जैसे अब बहुत इंपॉर्टेंट मैच, उससे पहले सबसे पहले तो बहुत ज्यादा रोल कोच का भी होता है। और जो ऑफ मैच के पहले मैं बता रही हूँ, वही इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग करते हैं कि बेटा तू तो इतनी ज्यादा ताकतवर है, या तू इतनी ज्यादा अच्छी है, तूने इतने साल से मेहनत की है। तो वो एक पॉजिटिविटी है कि कोच को हमारे ऊपर इतना भरोसा है। और ड्यूरिंग द मैच अगर हम हार रहे होते हैं ना, तो दिमाग में कुछ नहीं चलता, सिर्फ ये चलता है, टाइमर जो चलता है ना उसकी तरफ नजर जाती है कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है। कुश्ती में तो लास्ट के 1-2 सेकंड्स में भी रिजल्ट बदल जाते हैं। मेरे काफी मैचेस के 2-3 सेकंड्स में रिजल्ट बदले हैं। तो बस मैं यही सोचती हूँ उस प्रेशर को, मतलब अगर वो प्रेशर ले लिया ना तो मैं गलती पे गलतियां ही करे जाऊंगी। मतलब भाई मैं हार रही हूँ तो उसकी वजह से मैंने गलत अटैक कर दिया, या गलत मैंने नंबर किसी भी पोजीशन में खराब पॉइंट दे दिया। तो लेकिन वो उसी वहां बहुत ज्यादा शांत और मैच को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतनी तो मेहनत करेगी। ये तो दिमाग में नहीं आता कि क्या मेहनत करेगी क्या नहीं करेगी, सिर्फ यही चलता है कि कौन सी ऐसी पोजीशन आ जाए, अभी बहुत ज्यादा टाइम बाकी है कि मैं कम बैक कर सकूं। तो अपने आप को मेन ये है कि कुछ भी हो जाए घुमा फिरा के, दिमाग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम वहां भी शांत रह के और अपना पोजीशन देखिए कि कौन सी पोजीशन आएगी और हम वहां अपना मैच कवर अप कर सकते हैं। कुश्ती करने के टाइम आप भगवान के बारे में सोचते हो, या मैच के पहले आप भगवान के बारे में सोचते हो? अ, बिल्कुल वो सभी एक बार मतलब यूँ दिमाग में आ जाता है, हे भगवान अच्छा करना। मतलब मैं मोस्टली मतलब मैं मेरी दादी को मानती हूँ कि हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, और मैं बहुत ज़्यादा उनको प्रेम करती थी, अभी वो नहीं है। तो मैं उनके बारे में सोच लेती हूँ, हनुमान जी के बारे में सोच लेती हूँ कि भगवान जी, जितना मैं हूँ, जैसे भी मैंने किया है, मेहनत तो मेरा पूरा मैं अपना दे पाऊँ, बस मैं आपसे इतना ही मतलब माँग रही हूँ। तो वो सब सोचते हैं, आपने सब कभी एथलीट ये के मन में आता है कि हाँ आप जी। आपने
कभी ये फील किया कि आपके थ्रू आपकी दादी या हनुमान जी के ब्लेसिंग्स वर्क कर रहे हैं, मतलब आपकी कुश्ती के दौरान आपने वो भगवान को हम्म। एक्सपीरियंस किया? क्योंकि ये मेरे साथ जूडो में होता था कभी कभी, मुझे खुद नहीं पता था कि पावर कहाँ से आ गया है, स्पीड कहाँ से आ गई है। आ, बहुत बार मेरे साथ ये फील हुआ, जैसे कुश्ती में जाने से पहले तो सब कोई भगवान को याद करते हैं, और जैसे स्पेशल पावर मुझे बहुत बार फील हुआ, जैसे मैंने अपनी ग्रैंड माँ का बताया, दादी का, कि कुश्ती में जाने से पहले मैं एक बार उनको याद कर लेती हूँ और फिर लगता है कि हाँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। और ऐसा भी फील हुआ है कि पॉइंट उसके होने वाले थे और सडनली मैं जीत गई हम्म। लास्ट एंड में। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी और वो पावर साथ में फील होती है कि हाँ, कोई तो है साथ में, कि मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो मेरे हमेशा सपोर्ट में खड़ा है। ब्यूटीफुल। साक्षी मलिक जी, आपने मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन दी है, इस पूरे देश को इंस्पिरेशन दी है। एंड आई होप कि इसी इंटरव्यू को देखकर, इसी पॉडकास्ट को सुनकर लोग इंस्पिरेशन ले और आगे जाकर कोई ना कोई इस पॉडकास्ट के थ्रू इंस्पिरेशन लेकर एक मेडल जीत ले इंडिया के लिए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और ऑन बिहाफ बिल्कुल। ऑफ थैंक यू फुल इंडिया, रणवीर। थैंक यू। जो जो भी आपने इंडिया के लिए किया है और जितने भी लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू रणवीर, थैंक यू। ओके। तो ये था हमारा बहुत ही स्पेशल ओलंपिक स्पेशल एपिसोड विद साक्षी मलिक। इंडिया के पूरे ओलंपिक कंटिजेंट को ये है मेरा सलाम, ये है मेरे बेस्ट विशेस। और आई होप कि अगर आप भी एक यंग स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, तो हाईएस्ट ऑनर के लिए एम करो। अगर आपको भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना है तो अभी से उसके लिए मेहनत करने लगो। अभी से ही वो लक्ष्य जमा के रखो, खुद के लिए, खुद के दिल के लिए, खुद के कम्युनिटी के लिए, और इंडिया का नाम रोशन करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते, मेंटल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। और आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको इस मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट में ट्रेनिंग मिल चुकी हो। ये था हमारा स्पोर्ट्स स्पेशल, ओलंपिक स्पेशल ऑफ द रणवीर शो हिंदी। अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।